हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज कॉलपिट्स ऑसिलेटर। तो इसको हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी कहते हैं एंड इसके फीडबैक नेटवर्क में हम लोग दो कैपेसिटर्स एंड एक इंडक्टर यूज करते हैं। नाउ हियर वी हैव अ ब्लॉक डायग्राम फॉर एन ऑसिलेटर जो कि हम लोग ऑलरेडी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। एंड यहाँ पे अगर हमें बीटा की वैल्यू निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा VF डिवाइड बाई V नॉट। नाउ हियर वी हैव अ प्रॉपर सर्किट फॉर आर कॉलपिट्स ऑसिलेटर। अब ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा एम्पलीफायर एंड ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा फीडबैक नेटवर्क। नाउ वी नो दैट फॉर एनी LC ऑसिलेटर x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे x1 की वैल्यू हो जाएगी -1 बाय ओमेगा C1, x2 की वैल्यू हो जाएगी -1 बाय ओमेगा C2 एंड x3 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा L। अब ये सारी वैल्यूज जैसे हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी विच इज 1 by square root of L into C1 C2 divided by C1 plus C2। अब इसी चीज को अगर हमें फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना हो सो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ होता है। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 1 by 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू C1 C2 divided by C1 plus C2। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। तो दिस सर्किट or this oscillator has a high frequency stability. It generates high frequency at megahertz. It is a pure sinusoidal waveform and it has a small size compared to Hartley oscillator. Now let us talk about the disadvantages. So it is difficult to design. It has a poor isolation and F0 frequency can be unstable due to the internal capacitances of the transistor. अब हम लोग बात करते हैं about the clap oscillator. तो इस ऑसिलेटर की नीड इसलिए पड़ती है so that we can have a better frequency stability. अब यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर यूज करते हैं इन द फीडबैक नेटवर्क। तो हमारे फीडबैक नेटवर्क में एक इंडक्टर होता है एंड 3 कैपेसिटर यूज होते हैं। सो हियर वी हैव अ सर्किट फॉर आवर क्लैप ऑसिलेटर एंड यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट हो गया एम्पलीफायर एंड दिस इज अ फीडबैक नेटवर्क। अब क्योंकि जो हमारा बीजेटी होता है इट ऑपरेट्स एट हाई फ्रीक्वेंसीज विच इज मेगाहर्ट्ज, तो इस पर्टिकुलर बीजेटी की यहाँ पे कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैपेसिटेंसेस होती है। तो यहाँ पे हम लोग C1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमारी C1 डैश वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू हो जाएगी C1 प्लस द इंटरनल कैपेसिटेंस विच इज Cn। सिमिलरली C2 डैश की वैल्यू हो जाएगी C2 प्लस द एक्सटर्नल कैपेसिटेंस विच इज C आउट। तो F0 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी जो कि हमने पिछली स्लाइड में निकाली थी, दैट इज 1 by 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 by L इंटू 1 by C1 डैश प्लस 1 by C2 डैश। अब इसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग एक एडिशनल कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी F0 की, दैट इज 1 by 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 by L इंटू 1 by C1 डैश प्लस 1 by C2 डैश प्लस 1 by C3। पर यहाँ पे हम लोग जो भी C3 लेते हैं उसकी वैल्यू हम लोग ऐसे लेते हैं दैट इज इट इज वेरी मच लेस देन 1। तो यहाँ पे C3 इज सिलेक्टेड टू बी स्मॉलर देन C1 डैश एंड C2 डैश। तो इससे क्या होगा कि जो 1 by C3 है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू 1 by C1 डैश प्लस 1 by C2 डैश। तो इन दोनों वैल्यूज को हम लोग एज सच नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास F0 की वैल्यू आ जाएगी विच इज 1 by 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ LC3। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है वो अब C1 और C2 कैपेसिटर पे डिपेंड कर ही नहीं रही, जिसकी वजह से जो हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल कैपेसिटेंस थे उसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी अफेक्ट हो रही थी। तो यहाँ पे हमारी F0 की वैल्यू हो जाएगी ये which is independent of C1 dash and C2 dash. So with the help of this particular oscillator we can have a better frequency stability. So that was all for this video and I will see you in the next one.